इनकम टैक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को अवगत है, अपन हाउस प्रॉपर्टी शुरू कर चुके हैं और हाउस प्रॉपर्टी में मुख्य काम अपना चल रहा है सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकालना आवश्यक रूप से आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालें वो अपना आपका चल रहा है। सबसे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। एक इसमें सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए धारा दी हुई है, धारा 23(1)(a), सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। ये कहते हैं कि धारा 23(1)(a) अथवा 23(1)(b), सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण या तो 23(1)(a) के अंतर्गत हो सकता है या 23(1)(b), जैसा भी लागू हो उसके आधार पर हो सकता है। 23(1)(a) के अनुसार ये है कि सबसे पहले अपन अपेक्षित किराए की गणना करते हैं, और अगर अन्य कोई सूचना नहीं है तो अपेक्षित किराया ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाता है। अपेक्षित किराया अपन ने किसको कहा? अपेक्षित किराया अपन ने कहा नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराया, दोनों में से जो अधिक है वो अपेक्षित किराया है। तो इसके आगे अगर कोई सूचना नहीं है तो अपेक्षित किराया जो धारा 23(1)(a) के अनुसार अपन ने ज्ञात किया वो सकल वार्षिक मूल्य हो जाता है। फिर उसके बाद में 23(1)(a) के बाद में एक धारा आती है 23(1)(b). 23(1)(b) दूसरे चरण का मामला होता है, जब अनरियलाइज्ड रेंट होता है, न वसूल हुआ किराया होता है। आप लोगों को ये बता दिया था कि अनरियलाइज्ड रेंट किन परिस्थितियों में घटाया जा सकता है। तो 23(1)(b) जो धारा है वो ट्रीटमेंट करती है, व्यवहार करती है या लेखा करती है न वसूल हुए किराए के संबंध में, अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट को अपन घटाते हैं किस में से? वो मकान अगर पूरे 12 महीने किराए पर उठा हुआ होता तो उसमें से घटा देते हैं। वो घटाने के बाद में और 23(1)(a) के अनुसार जो अधिकतम राशि थी, अब ये दो राशियाँ आ गई। 23(1)(a) के अनुसार दो पॉइंट थे, दोनों में से जो अधिक और एक यहाँ आ गई। अब तीसरे नंबर पर फिर चलते हैं कि इनमें से वो घटाने के बाद में इनमें से जो अधिक है वो फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। और अगर मकान खाली रहा है तो खाली रहने के संबंध में और समायोजन करना पड़ता है, और खाली रहने की अवधि का किराया घटा दिया जाता है। घटाने के बाद में जो राशि आती है वो होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और इसी तरह का एक आज आप लोगों को एक एग्जांपल कराऊंगा मैं पटेल चौधरी की बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसको आप मेरे इस वीडियो व्याख्यान में देख लेंगे और अच्छे से सुन लेंगे, और उसके बाद में एक बार इसको बुक में भी करें। सबसे पहले मैं ये जो चरण हैं सकल वार्षिक मूल्य के वो बता देता हूँ दोबारा से एक बार। स्टेप फर्स्ट होता है, ये 4 चरणों में अपन गणना करते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड एंड स्टेप फोर्थ। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले ज्ञात करते हैं अपेक्षित किराए की राशि, और वो होती है धारा 23(1)(a) के अनुसार। अपेक्षित किराए की राशि का मतलब नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराया, दोनों में से जो अधिक है वो निकाल लिया अपन ने स्टेप फर्स्ट में। तो जो अधिक है वो ले लिया और उसका नाम हो गया अपेक्षित किराया। अब उसके बाद में नंबर सेकंड तब आता है जब अनरियलाइज्ड रेंट का मामला हो। अनरियलाइज्ड रेंट अगर है तो स्टेप सेकंड में जाते हैं अपन। तो स्टेप सेकंड कहता है कि मकान का एनुअल रेंट, वार्षिक किराया, यदि संपत्ति संपूर्ण वर्ष में किराए पर दी हुई होती, अगर सारे साल वो किराए पर दी हुई होती तो एनुअल रेंट कितना होता वो देखेंगे अपन। और उसमें से आप लोगों को करना ये है
कि जो किराया गत वर्ष में वसूल नहीं हुआ, जिसका नाम है अनरियलाइज रेंट, और वो नियमानुसार अगर घटाया जा सकता है, नियम 4 के अनुसार अगर घटाया जा सकता है तो वो घटा दें। वो घटा दिया। तो ये 2 स्टेप हो गए, स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड। अब पहले स्टेप की राशि और दूसरे स्टेप की राशि, इनमें से जो अधिक है वो आ जाएगी स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड में आ गए अपन, और थर्ड के बाद में आपको जाना है फोर्थ में, तीसरे में आ गए। तीसरे में से फिर मकान अगर खाली रहता है, वैकेंट रहता है, आपको ये सूचना दी जाती है कि मकान वर्ष के दौरान 3 महीने खाली रहा, तो खाली रहने की अवधि का किराया जो है वो स्टेप थर्ड में जो आधार के रूप में जिस राशि को अपन ने लिया उसमें से घटा दें तो सकल वार्षिक मूल्य आ जाएगा। तो अपन नीचे लिखेंगे सकल वार्षिक मूल्य स्टेप थर्ड माइनस फोर्थ। तीसरे में जो राशि दी हुई है उसमें से फोर्थ की राशि अपन घटा देते हैं। तो ये होता है इसमें। फिर जो उदाहरण ने आप लोगों को ये दिया हुआ है वो मैं एक बार बता देता हूँ पढ़ के। श्री मोहन 3 मकान संपत्तियाँ XYZ है और उसके लिए सूचना दे रखी है कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए, और आपको ज्ञात करना है सकल वार्षिक मूल्य, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले अपन एक्स मकान के संबंध में देखते हैं। नगर पालिका मूल्यांकन दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा अपेक्षित किराया नहीं हो सकता है, ये आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद में रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर लेट आउट पीरियड बिफोर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट, जिस अवधि के लिए वो किराए पर उठाया गया था मकान, उसमें से अभी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं घटाया गया है, वो राशि आती है 27,000 रुपये रेंट रिसीव्ड हुआ है। और मकान के बारे में लिखा हुआ है, अभी अपन एक्स का देख रहे हैं, पीरियड फॉर विच द हाउस रिमेंड वैकेंट इन मंथ्स, 3 महीने मकान खाली रहा है। यानी ये जो 27,000 रुपये मिल रहे हैं आपको वो 9 महीने के मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में नीचे लिखा हुआ अनरियलाइज्ड रेंट, न वसूल हुआ किराया है 3,000। ठीक है। अब करने के लिए सबसे पहले अपन एक्स का करेंगे और आप परफॉर्मा बना लेंगे। जैसा कि ये सबसे पहले हेडिंग दिया जाता है, हेडिंग दे दिया अपन ने, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू और द असेसमेंट ईयर 2021, ये एक हेडिंग दे दिया। हेडिंग देने के बाद में चूंकि 3 मकान हैं, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो लास्ट में 3 कॉलम बना लें रुपए के, एक्स का, वाई का और जेड का, और राइट साइड में थोड़ी विवरण लिखने के लिए या पर्टिकुलर्स लिखने के लिए जगह छोड़ दी जाती है। अब अपन इसकी करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्स मकान करेंगे और आपको ये गणनाएं 4 चरणों में करनी है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड एंड स्टेप फोर्थ। 4 चरणों में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अनरियलाइज रेंट का मामला भी है और मकान खाली भी रहा है, वैकेंट भी है। तो ये दोनों पॉइंट अगर होते हैं तो आप चौथे पॉइंट तक चले जाते हैं। तो चौथे पॉइंट तक अपन जाएंगे स्टेप फोर्थ तक। तो स्टेप फर्स्ट में आ जाएं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आप लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, प्रत्याशित किराया। प्रत्याशित किराया जो क्या होता है? प्रत्याशित किराया होता है नगर पालिका मूल्यांकन और फेयर रेंट, उचित किराया, दोनों में से जो ज़्यादा होता है। तो अपन ने ले लिया दोनों में ज़्यादा 24 और 30। नगर पालिका मूल्यांकन 24,000, फेयर रेंट 30,000, दोनों में ज़्यादा है, उसको ले लिया अपन ने और एक्स के कॉलम में दिखा दिया 30,000। और यहाँ स्टैंडर्ड रेंट इसका नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपने कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ होता तो प्रत्याशित किराया स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको स्टैंडर्ड रेंट तक कर दें, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने कह रहा है रेंट कंट्रोल जो एक्ट है वो यहाँ लागू नहीं होता, NA कर रखा है। NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। तो ये 30,000 यहाँ आ गए। 30,000 के बाद में ये 30,000 तो पहले चरण की बात आई। अब उसके बाद में अपन चलते हैं स्टेप
सेकंड में, दूसरे चरण। और दूसरा चरण कहता है रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, या तो प्राप्त हो गया या प्राप्त होने योग्य है, रिसीवेबल प्राप्य प्राप्य है। इफ़ लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, अगर ये पूरे साल किराए पर होता और उसमें से आपको फिर अनरियलाइज रेंट घटा देनी है। अनरियलाइज रेंट दे रखी है 3,000। अनरियलाइज रेंट के बारे में आपको कुछ नहीं कर रखा है कि ये नियमानुसार नियम 4 की शर्तें पूरी करता है या नहीं करता है। तो अगर केवल ये दे रखा है अनरियलाइज रेंट, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको घटाना है। तो ये अपन घटा देंगे। किस में घटाएंगे कि रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो रिसीवेबल कितना, अगर वो 12 महीने के लिए पूरा किराए पर उठाया हुआ होता तो 9 महीने के आपको मिले हैं 27,000। 9×3=27, इसका मतलब 3,000 रुपये महीने के। अगर ये 12 महीने किराए पर होता तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते 36,000 आता। अगर ये पूरे साल किराए पर होता और खाली नहीं होता तो 36,000 रुपये इसका किराया होता। इस 36,000 में से आप 3,000 घटा दें, क्योंकि 3,000 है अनरियलाइज, तो ये राशि बचती है 33,000। पहले चरण में अपन ने राशि ज्ञात कर ली थी 30,000 और दूसरे चरण में आ गई है 33,000। इन दोनों में से जो ज़्यादा होती है उसको अपन स्टेप थर्ड में ले जाते हैं। तो स्टेप थर्ड लिखेंगे आप, स्टेप थर्ड। और स्टेप थर्ड में लिखने के लिए आप ये लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट और सेकंड विच ईवर इज हायर, जो भी ज़्यादा है वो। तो दोनों में ज़्यादा है 33,000, तो 33,000 अपन ने आधार के रूप में ले लिया और ये स्टेप हो गया थर्ड, स्टेप थर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद में अब चूंकि वेकेंट भी रहा है, मकान खाली रहा है, खाली रहने के संबंध में अपन समायोजन करेंगे स्टेप फोर्थ में। तो आप नीचे आ जाओ स्टेप फोर्थ, और स्टेप फोर्थ में जो जितनी अवधि के लिए मकान खाली रहा है उसका किराया अपन घटा देंगे और उसके लिए लिखेंगे रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, और वैकेंसी पीरियड अपने को बता रखा है 3 महीने। तो 3 महीने का किराया कितना हो ये अपन जान चुके हैं कि 1 महीने का किराया होता है 3,000, तो 3 महीने का होगा 9,000। तो आप स्टेप थर्ड में से 9,000 घटा दें। तो अपन स्टेप थर्ड की राशि आई 33,000। 33,000 में से 9,000 यहाँ घटा दिए, और 9,000 घटाने के बाद में अब राशि आ रही है 24,000। तो ये 24,000 है, इसका नाम हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये एक्स मकान का काम हो गया। इसी तरह से अब उसके बाद में वाई मकान पर आ जाओ। वाई मकान पर आएंगे तो वही स्टेप फर्स्ट में आएंगे, और स्टेप फर्स्ट में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको वाई के संबंध में नगर पालिका मूल्यांकन दे रखा है 30,000। उचित किराया दे रखा है, उचित किराया दिया हुआ है 24,000। तो दोनों में से ज़्यादा होता है उसको मानते हैं अपन, तो 30,000। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट अगर दे रखा है तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 30,000 तो उससे ज़्यादा हो गया, और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ 21,000। तो इसलिए पहले स्टेप के अंतर्गत अपन आधार के रूप में राशि रखेंगे 21,000, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पहले चरण की राशि आई 21,000। अब उसके बाद में दूसरे चरण में आ जाओ। दूसरे चरण का मामला ये होता है, दूसरे चरण में रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड और रिसीवेबल पूरे साल के लिए, और उसमें से अनरियलाइज रेंट घटा देते हैं। और दूसरे में अनरियलाइज रेंट दे रखा है 7,000, यानी 7,000 घटाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने को ये चाहिए कि पूरे 12 महीने का इसका किराया कितना हो। तो वो निकालने के लिए अपन ये देखेंगे कि 28,000 रुपये अपने को मिले, और वो 28,000 मिले हैं अपने को 8 महीने के, क्योंकि 4 महीने मकान खाली रहा है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 8 महीने के 28,000, 1 महीने के 28,000 डिवाइडेड बाई 8, एंड 12 महीने के मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 12। तो इस तरह से 28,000 बटे 8
गुणा 12 करते हैं तो ये राशि आती है 42,000। यानी ये मकान अगर पूरे साल किराए पर उठाया जाता तो 42,000 रुपये इसका किराया होता। 42,000 में से जितनी अनरियलाइज रेंट है वो घटा दिया आपने, वो घटा दें। और अनरियलाइज रेंट आपको दे रखी है 7,000, तो 7,000 42 में से 7 घटा दिए तो ये बच गए 35,000। 35,000। अब उसके बाद में फिर वैकेंसी पीरियड का जो किराया आया वो चौथे चरण में अपने को घटाना है 35,000 में से। यहाँ तक अभी तक राशि आ गई 35,000। मकान वैकेंट कितना रहा? मकान वैकेंट रहता है 4 महीने। तो 4 महीने का जो किराया है वो आप लोग घटा देंगे, 4 महीने का किराया। और 4 महीने का किराया आता है 14,000। क्यों? क्योंकि पूरे 12 महीने का 42,000 आता है, तो 4 महीने का कितना आएगा? 14,000। तो 14,000 रुपये घटाए पड़ने 35,000 में से, तो ये राशि आ गई 21,000। इसका नाम हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और फिर उसके बाद में लास्ट का जेड मकान। जेड मकान में चलते हैं तो 45 और 60 दोनों में से जो ज़्यादा हैं तो 60 ज़्यादा हैं। और रेंट कंट्रोल एक्ट यहाँ दिक्कत नहीं कर रहा है, क्योंकि अधिकतम किराया हो सकता है 66,000 तक, इससे ऊपर नहीं जा सकता। इससे कम हो सकता है तो इससे कम हो गया, कोई बात नहीं है। 45 और 60 में से जो ज़्यादा था उसको आपने आधार मान लिया। तो ये पहले चरण में आधार की राशि आ गई 60,000। अब उसके बाद में दूसरे चरण में ये देखते हैं कि मकान पूरे साल अगर किराए पर होता तो किराया कितना मिलता, और उसमें से अनरियलाइज रेंट घटा देंगे। तो अब की बार यहाँ किराया जो मिलता है वो है 18,000, लेकिन मकान 6 महीने खाली रहा है। इसका मतलब पूरे 12 महीने अगर ये होता तो इसका किराया होता 36,000। किराया होता 36,000। 36,000 को आधार मान लिया, 36,000 को आधार मान लिया, और यहाँ अनरियलाइज रेंट नहीं है तो इसलिए घटाने जैसी कोई बात नहीं है। स्टेप सेकंड में ये आ गया आपका स्टेप सेकंड की राशि आई 36,000, और स्टेप फर्स्ट में चल रही है राशि 60,000। दोनों में से जो अधिक होता है उसको अपना आधार बनाते हैं, तो दोनों में से अधिक है 60,000। अब इस 60,000 में से स्टेप फोर्थ में वैकेंसी पीरियड का किराया घटाएंगे, और वैकेंसी पीरियड है पूरे 6 महीने का, और 6 महीने का किराया बनता है 18,000। 6 महीने का 18,000 बनता है। 18,000 घटा दो इसमें 60,000 में से, तो 18,000 घटाने के बाद में 60 में से राशि बचती है 42,000। ये 42,000 राशि आएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। अपेक्षा ये की जाएगी कि आप बुक खरीदें और बुक खरीद के थ्योरी पढ़ लें, और जो डेली लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उनको आप एक एक बार रिवाइज करते रहें। थैंक यू।